लेकिन वो भी नहीं जानता था कि उसके घर को किसी की नजर लग रही है। मालकिन अक्सर पर्दे के पीछे से झांकती, कभी उसके काम करने के ढंग को, कभी उसके चेहरे की शांति को निहारती। धीरे धीरे हवेली का माहौल बदलने लगा था। जहाँ पहले सुरेश बस एक नौकर था, अब मालकिन की नजरों में वो कुछ और बनने लगा था। एक घर था, कच्चा सा, मिट्टी की दीवारों वाला, जिसके बाहर तुलसी का एक छोटा पौधा रखा था। उस घर में रहते थे सुरेश और रेखा। गरीब थे, लेकिन दिल से बहुत अमीर। दोनों के दिल उनके चेहरों से कहीं ज्यादा सुंदर थे। सुरेश देखने में रेखा से थोड़ा अधिक सुंदर था। ऊंचा कद, साफ चेहरा और कोमल मुस्कान। लेकिन रेखा, वो दिल की इतनी प्यारी थी कि सुरेश उसके सादे चेहरे में भी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत देखता था। दोनों की जिंदगी बहुत सादगी से गुजर रही थी। ना कोई शिकायत, ना कोई लालच, बस एक दूसरे का साथ और छोटी छोटी खुशियाँ। अरे ओ मेरी प्यारी, आज खाने में क्या बनाया है? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। वैसे तेरे हाथों का तो जो भी हो, सब कुछ अच्छा लगता है मेरी बुलबुल। अरे जी, जरा शर्म तो कीजिए। अब ये बच्चों वाली बातें कब तक करेंगे आप? खाने में आज आपकी पसंद की सब्जी बनाई है। बैठिए, लगाती हूँ खाना। दोनों की जिंदगी यूं ही प्यार और समझदारी में गुजर रही थी। बस कभी कभी गरीबी की मार पड़ जाती थी, तो दोनों हंसकर एक दूसरे को देख लेते और वो हंसी ही उनका सहारा बन जाती थी। कुछ दिन तो यूं ही अच्छे से गुजरे, लेकिन फिर वही पैसों की दिक्कत, राशन पानी की कमी। रेखा धीरे से सुरेश से कहती है। सुरेश, घर में आटा और चावल दोनों खत्म हो गए हैं। अगर कल तक कुछ इंतजाम हो जाए तो अच्छा रहेगा, वरना मैं कुछ न कुछ कर ही लूंगी। नहीं रेखा, मैं कल तक कुछ ना कुछ करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। पर मन में एक बात खलती है, आज तक मैं तुम्हें कुछ खास दे नहीं सका, और तो और घर के राशन पानी तक के लिए तुम्हें तरसा दिया। ऐसा मत कहो सुरेश, मेरे लिए तुम्हारा इस घर में होना ही सबसे बड़ी दौलत है। हम गरीब जरूर हैं, पर किस्मत से कभी हार नहीं मानेंगे। एक दिन हम सब कुछ पालेंगे। बस तुम यूं ही हमेशा मेरे साथ रहना। अगले दिन सुरेश फिर उसी पुराने काम पर निकल पड़ा। दिल में बस एक उम्मीद थी, शायद आज सेठ जी कुछ दया कर दे। सेठ जी, 15 दिन हो गए हैं मुझे काम करते हुए। अगर आप आधी तनख्वाह दे दें तो बड़ा उपकार होगा। घर में दाल भात सब खत्म हो गया है। पैसे नहीं आए तो आज रात चूल्हा नहीं जलेगा सेठ जी। देखो सुरेश, ये तुम्हारा मामला है, मेरा नहीं। यहाँ कोई आधी तनख्वाह नहीं मिलती। पूरा महीना पूरा काम, तब जाकर पूरा पैसा। तुम अकेले नहीं हो, सब ऐसे ही काम करते हैं। सेठ जी, मैं उधार नहीं मांग रहा हूं, बस अपने पसीने की कमाई मांग रहा हूं। आप कृपा करके मेरे 15 दिन का मेहनताना दे दीजिए। सुरेश, अगर यहाँ काम करना है तो हमारे नियमों से करना पड़ेगा, वरना अपने 15 दिन की मजदूरी लेकर आज ही निकल जाओ, हमेशा के लिए। सुरेश काम नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन वह अपनी पत्नी रेखा को भी भूखा नहीं देख सकता था। इसलिए उसने 15 दिन की मजदूरी ली और वहां से काम छोड़कर घर चला आया। रेखा देखो, मैं पूरे महीने का राशन पानी ले आया हूं। अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अरे वाह जी, आज तो बड़ा सामान लाए हैं। क्या सेठ जी ने पूरी तनख्वाह दे दी? पर आपका चेहरा उतरा उतरा क्यों लग रहा है? आप खुश क्यों नहीं दिख रहे? रेखा, मैंने सेठ जी से सिर्फ 15 दिन की तनख्वाह मांगी थी, ताकि घर में कुछ राशन आ जाए। लेकिन उन्होंने कहा, अभी तनख्वाह नहीं मिलेगी, अगर चाहिए तो काम छोड़ कर जाओ। मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता था रेखा, इसलिए मैंने 15 दिन की मजदूरी ली और वहां से काम छोड़ दिया। अरे जी, आपने ऐसा क्यों किया? मैं कुछ न कुछ कर लेती, हमारा गुजारा हो जाता।
आपने अपने काम क्यों छोड़ दिया? रेखा, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा। 10 से 15 दिन में कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। बस तुम मुस्कुराती रहना, यही मेरी ताकत है। रेखा की आंखों में दर्द था, लेकिन होठों पर सच्चे प्रेम की मुस्कान थी। अब सुरेश को बस एक चिंता थी, नए काम की और आने वाले कल की। सुरेश काम ढूंढने के लिए एक बाजार में जाकर खड़ा होता है ताकि कोई काम मिल सके। तब वो वहां पर देखता है कि एक आभूषण की दुकान पर दो व्यक्ति अपनी अपनी पत्नियों के लिए आभूषण खरीद रहे थे। अरे मनोज, देखो ये हार तुम्हारी भाभी के लिए कैसा रहेगा? कितना सुंदर है ना? उस पर तो ये गजब जचेगा। हाँ दीपक, मैं भी अपनी प्रिया के लिए पायल ले रहा हूँ। उसे पायल का बहुत शौक है। घर ले जाऊंगा तो खुशी से झूम उठेगी। उनकी बातें सुनते सुनते सुरेश की नजर झुक जाती है। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने रेखा का चेहरा तैर जाता है, वो जो हर बार बिना कुछ मांगे मुस्कुरा देती है। वो अपनी रेखा से बेहद प्यार करता था, पर आज तक उसे कभी कुछ दे नहीं सका। उसकी आंखों में नमी आ जाती है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और बाजार से बाहर निकल जाता है और गांव की हर हवेली की चौखट पर काम मिलने की उम्मीद के साथ दस्तक देता है। सेठ जी, कोई काम मिल जाए तो कर दूं क्या? ईंट ढो दूं, गोबर उठा दूं, कुछ भी कर लूंगा। पर हर बार जवाब वही आता है, अभी काम नहीं है। सुरेश चुपचाप आगे बढ़ जाता है। सुरेश कई दिनों से गांव भर में काम की तलाश में था। हर घर, हर हवेली का दरवाजा खटखटा चुका था, लेकिन कहीं काम नहीं है का जवाब सुनने को ही मिलता। आखिरकार एक दिन उसे एक बड़ी हवेली के बाहर किसी नौकर ने रोका। अंदर से आवाज आई, उसे अंदर भेज दो। वो हवेली किसी सेठ की नहीं, एक सेठानी की थी। एक ऐसी औरत जिसकी जिंदगी का रंग उसके पति के गुजर जाने के बाद फीका पड़ चुका था, लेकिन अधूरी उम्र की चमक अभी बाकी थी। सेठानी ने खिड़की से बाहर झांका। उसे अंदर भेज दो। माली का काम कर लोगे? जी मालकिन, फूल पौधे लगाना, झाड़ू पोछा सब कर लूंगा। बस फिर क्या था। उस दिन से सुरेश हवेली के बगीचे में काम करने लगा। वो सुबह से शाम तक चुपचाप पौधों की देखभाल करता, मिट्टी में अपने सपने बोता और सोचता, अगर ये काम टिक गया तो रेखा के लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा। वो नहीं जानता था कि हवेली की खिड़की के पीछे कोई उसे हर रोज देखता है। मालकिन अक्सर पर्दे के पीछे से झांकती, कभी उसके काम करने के ढंग को, कभी उसके चेहरे की शांति को निहारती। सुरेश को इन सब का आभास तक नहीं था। वो तो बस अपनी दुनिया में था। वो अपने घर की जरूरतें मिटने आया था, लेकिन वो भी नहीं जानता था कि उसके घर को किसी की नजर लग रही है। धीरे धीरे हवेली का माहौल बदलने लगा था। जहाँ पहले सुरेश बस एक नौकर था, अब मालकिन की नजरों में वो कुछ और बनने लगा था। हर दिन किसी न किसी बहाने से वो उससे बातें करने लगती, कभी चाय का प्याला हाथ में देकर, कभी बगीचे में फूल चुनते हुए, तो कभी बस एक मुस्कान के सहारे। धीरे धीरे उसकी नजरों में चाहत उतरने लगी थी। कभी कभी तो खुद सुरेश भी उसके चेहरे की चमक देखकर ठहर जाता था, जैसे उसकी खूबसूरती को निहारने लगा हो। उसकी दौलत और उसकी अदा दोनों मिलकर सुरेश और रेखा के बीच एक कड़वी लकीर खींचने लगी थी, जिसे सुरेश खुद भी साफ साफ नहीं समझ पा रहा था। एक दिन मालकिन ने सुरेश को अपने कमरे में बुलाया। सुगंध से महकता कमरा, रेशमी पर्दे और उस पर बैठी मालकिन जैसे किसी रानी की तरह। वो धीरे से मुस्कुराई और सीधी बात पर आ गई। सुरेश, तुम्हें तो पता ही है, इतनी बड़ी हवेली में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अगर तुम मुझसे विवाह कर लो तो जो कुछ तुमने आज तक सोचा भी नहीं होगा, वो सब तुम्हारे पास होगा। दौलत, नाम, हवेली, सब कुछ तुम्हारा। सुरेश जैसे पत्थर का हो गया। उसके होंठ सूख गए, आंखें नीचे झुक गईं। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या जाल। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मगर मालकिन, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मेरी एक पत्नी है, रेखा।
मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता। हवेली की मालकिन, जिसे सुरेश की सुंदरता भा गई थी, धीरे से बोली। मुझे सब मंजूर है सुरेश। एक दिन वहां रह लेना, एक दिन मेरे पास रहना। बस हाँ कह दो। जो कुछ तुम चाहोगे वो सब तुम्हें मिलेगा, और अगर नहीं तो अभी इसी वक्त हवेली छोड़ दो। जो कुछ मैंने दिया है सब लौटाना होगा। सुरेश की सांसें तेज हो गईं। उसके मन में दो तस्वीरें टकरा रही थीं। एक तरफ रेखा का चेहरा जो उसकी सच्चाई थी, और दूसरी तरफ वो हवेली जो उसकी गरीबी का इलाज बन सकती थी। कभी-कभी इंसान का ज़मीर भी रोटी के टुकड़े से हार जाता है। सुरेश जानता था कि वह गलत है, पर मन में एक झूठी तसल्ली भी थी कि इस दौलत से वह रेखा को हर सुख दे सकेगा। उसने आंखें बंद की, जैसे खुद से कोई वादा कर रहा हो। थोड़ी देर बाद उसकी धीमी आवाज गूंजी। ठीक है मालकिन, अगर यही मेरी किस्मत है तो मैं राजी हूँ। मालकिन के होठों पर एक तृप्त मुस्कान उभर आई, पर उसी पल कहीं दूर रेखा के नाम की कोई दुआ अधूरी रह गई थी। सुरेश और मालकिन ने गुपचुप 7 फेरे लिए, बिना किसी गवाह, बिना किसी आवाज के। सुरेश ने जैसे ही मांग में सिंदूर भरा, उसका दिल धक से रह गया। एक पल को रेखा का चेहरा सामने आ गया, वो मुस्कान, वो मासूम आंखें और वो भरोसा। लेकिन अब वो सब पीछे छूट चुका था। सुरेश ने खुद को समझाया, मैंने ये सब रेखा के लिए ही तो किया है, ताकि उसे अब कभी किसी चीज के लिए तरसना ना पड़े। शाम को घर लौटकर सुरेश ने मुस्कुराते हुए रेखा कहा। रेखा, अरे ओ रेखा, आई जी, क्या हुआ? बड़े ही खुश लग रहे हो आप। मेरे काम में अब तरक्की मिलने वाली है। सेठानी बहुत खुश है मेरे काम से। अब तनख्वाह भी दुगनी हो जाएगी। बस इसके लिए मुझे एक दिन छोड़कर एक रात वहीं रुकना होगा। मालकिन कहती हैं, कुछ पंछी रात में बगीचे को खराब कर देते हैं। ऐसा क्यों जी? दिन भर तो आप वहीं रहते हो, अब अगर रात में भी वहीं रहोगे तो मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? अरे मेरी जान, सोचो जरा, जब तनख्वाह दुगनी हो जाएगी तो हमारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। मैं तुम्हें हर वो चीज दिलाऊंगा जो अब तक तूने सिर्फ सपनों में देखी थी। तूने मेरे लिए बहुत झेला है रेखा। मैं तुझे कभी किसी चीज के लिए तरसते नहीं देख सकता रेखा। रेखा ने हल्की मुस्कान दी, पर आंखों की गहराई में कुछ सवाल छिप गए थे। अब सुरेश हर बार हवेली से लौटते समय कुछ न कुछ लाता, कभी गजरा, कभी पायल, और एक दिन तो वह सोने की चूड़ियां लेकर आया। रेखा ने चूड़ियां हाथ में ली, लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो बस चुपचाप सुरेश को देखने लगी। सुरेश, सच सच बताओ, तुम वहाँ क्या काम करते हो? मालकिन तुम्हें इतने पैसे किस बात के दे रही हैं? अरे रेखा, तुम भी ना हर चीज में शक करने लगती हो। मैं तुम्हारे लिए ये सब लाकर देता हूँ और तुम मुझे ही कटघरे में खड़ा कर रही हो। मैं शक नहीं कर रही सुरेश, बस तुम्हें समझा रही हूँ। कहीं किसी गलत राह पर मत चलना। मुझे इन गहनों की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। सुरेश ने मुंह फेर लिया। उसके भीतर अपराध बोध सुलगने लगा था, पर झूठ की आदत भी लगने लगी थी। धीरे धीरे रेखा के सवाल बढ़ने लगे और सुरेश के झूठ गहरे होते गए। हर झगड़े के बाद वो एक नया बहाना गढ़ता, हर बहाने के बाद एक नया तोहफा लाता। लेकिन अब उनके बीच प्यार नहीं, झूठ बोलता था। रेखा की आंखों में अब भी भरोसा था, पर सुरेश की आंखों में एक अनकहा डर। फिर एक दिन रेखा का शक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और वो चुपचाप तरीके से रात के समय उस हवेली सुरेश को देखने पहुंच गई। और वहां उसने देखा कि सुरेश और मालकिन दोनों छत पर एक दूसरे के करीब खड़े होकर पति पत्नी की तरह हंसते हुए बात कर रहे थे। रेखा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू ऐसे फूटे जैसे बरसों से रुके हों। वो बिना आवाज किए टूटे हुए कदमों से घर लौट आई। दरवाजे के भीतर आते ही उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में बस एक ही बात थी, मेरा सुरेश मुझे धोखा दे गया।
अगले दिन जब सुरेश घर आया तो वो गुस्से में उससे ढेरों सवाल करने लगी। रेखा का गुस्सा देख सुरेश को भी गुस्सा आ जाता है और वह उसी गुस्से में सारा सच उगल देता है। हाँ रेखा, हाँ की है मैंने मालकिन से शादी। सुरेश के मुंह से ये बात सुनकर रेखा का दिल फट जाता है। वो खूब रोती है अपने नसीब पर और अपने उस भरोसे पर जो वह आंख बंद करके सुरेश पर करती थी। रेखा को रोते देख सुरेश को भी अपने के पर थोड़ा पछतावा होता है। वो शर्मिंदा होकर रेखा से कहता है, देखो रेखा, मैंने उससे शादी सिर्फ मजबूरी में की है। मुझे बस तुम्हारे लिए सब कुछ जुटाना था। मैंने प्रेम सिर्फ तुमसे किया है, बस तुमसे। वो तो बस हालात थे जिनके आगे मैं झुक गया। नहीं सुरेश, अब तुम सिर्फ मेरे नहीं रहे। जिस दिन तुमने किसी और के साथ 7 फेरे लिए, उस दिन मेरा हक तुम पर खत्म हो गया। सुरेश, मैंने तुम पर आंख मूंद कर भरोसा किया था और तुमने वही भरोसा तोड़ दिया। मैंने गरीबी झेली, भूख झेली, पर कभी तुम्हारे प्यार पर शक नहीं किया और तुमने वही प्यार बांट लिया किसी और के साथ। क्यों? सुरेश उसे मनाने की कोशिश करता रहा, पर अब रेखा की आंखों में वो विश्वास नहीं था जो पहले हुआ करता था। वो अब चुप हो गई थी, ना गुस्सा ना सवाल, बस एक गहरी चुप्पी। वो जानती थी उसके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय अपनी अमीर सौतन को स्वीकार करने के। कुछ दिन इसी तरह गुजरते रहे। घर में अब वो हंसी नहीं गूंजती थी जो कभी रेखा और सुरेश की पहचान थी। धीरे धीरे त्योहार का दिन आ गया, करवा चौथ, जब हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। रेखा के दिल में तूफान था। क्या वो अब भी उस आदमी के लिए व्रत रखे जिसने उसका भरोसा तोड़ा था? लेकिन उसकी आत्मा अब भी कहती थी, शायद वो मुझे अब भी चाहता है। वो बिना कुछ कहे व्रत रखती है, पर इस बार उसके गरवे में प्रेम नहीं, बस आंसुओं की मिठास और दर्द की सच्चाई थी। और इधर हवेली में मालकिन ने भी उसी सुरेश के नाम का व्रत रखा। मालकिन के दिल में रेखा के लिए जलन और नफरत थी। वह चाहती थी कि सुरेश सिर्फ उसी का हो। उसने पहले ही कह दिया था, करवा चौथ की रात सबसे पहले तुम मेरे पास आओगे। मेरा व्रत तुम्हें पहले तोड़वाना है, समझे? सुरेश मजबूरी में मान गया, पर उसे मालकिन के इरादों का जरा भी अंदाजा नहीं था। करवा चौथ की रात सुरेश हवेली पहुंचा। उसके मन में था, पहले मालकिन का व्रत तोड़वा दूं, फिर रेखा के पास चला जाऊं। उधर रेखा हाथ में थाली लिए चांद की ओर ताकती रही। उसके चेहरे पर बस एक उम्मीद थी, सुरेश जरूर आएंगे मेरे लिए। लेकिन मालकिन कुछ और ही चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि सुरेश आज की रात रेखा के पास जाए। वह अपनी मीठी बातों और महंगे तोहफों में सुरेश को इस तरह उलझा लेती है कि रेखा की यादें भी उसके जहन से दूर हो जाती हैं। रात बीत जाती है, सुरेश हवेली में रह जाता है। उधर रेखा सारी रात उसके इंतजार में रोती रही। अगली सुबह जब सुरेश की नींद खुली तो सबसे पहले उसे रेखा का चेहरा याद आया। उसका दिल धक से रह गया। अरे, मैं तो रेखा का व्रत तोड़वाने गया ही नहीं। वह घबराया हुआ घर पहुंचा, पर वहां सन्नाटा पसरा था। न रेखा थी, न उसकी कोई निशानी। सिर्फ दीपक की बुझी लौ और अधूरी थाली पड़ी थी। सुरेश समझ गया, रेखा जा चुकी थी, उसे और उसके झूठ को पीछे छोड़कर। लेकिन अब तक मालकिन के मीठे झर ने सुरेश के दिल में रेखा के लिए गुस्सा भी भर दिया था। इसलिए उसे उसके जाने का उतना दर्द उस पल नहीं हुआ। वह अपनी नई दुनिया, अपनी झूठी चमक में खो गया। कभी कभी रेखा की याद मन को छूती, पर हर बार मालकिन अपनी बातों से उसके दिल पर फिर झर घोल देती। कुछ दिन यूं ही बीत गए। फिर एक दिन मालकिन ने कहा, सुरेश, मुझे कुछ काम से शहर जाना है। तुम कुछ दिन अपने घर रहो, मैं लौटकर तुम्हें बुला लूंगी। सुरेश मान गया।
लेकिन जब 4-5 दिन बाद वह हवेली लौटा तो वहाँ कोई और सेठ बैठा था। हैरान होकर जब उसने पूछा तो मालूम हुआ वह सेठानी तो एक शहरी बाबू के साथ अपना सब कुछ बेच-बाच कर सारा धन लेकर विदेश भाग गई। यह सुनते ही सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा, वह उसे बर्बाद करके चली गई थी। वह टूट चुका था। घर लौटकर जब उसने रेखा की याद में आंसू बहाए तो उसे पहली बार एहसास हुआ जिस प्यार को उसने ठुकराया था वो ही उसका सच्चा धन था। अब उसे समझ आ चुका था कि किसी का दिल तोड़ना और उसे भरोसा दिलाकर छोड़ने का दर्द कैसा होता है। अब सुरेश का मन उस घर में नहीं लगता था। हर कोना उसे रेखा की याद दिलाता था। वो रसोई में उसकी हंसी, वो शाम का इंतजार, वो प्यार से सजी थाली, सब कुछ उसकी आंखों में तैरने लगा। वह पछतावे की आग में जलने लगा। अब वो रेखा से माफी मांगने और उसे अपने घर वापस लाने की उम्मीद में उसके गांव चल पड़ा, जहां पर रेखा अपने गुजरे माता पिता के टूटे फूटे घर में अकेली रह रही थी। सुरेश अपने पछतावे के साथ उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपने किए की माफी मांगने लगा। रेखा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। मुझे नहीं पता मैं माफी मांगने लायक हूं भी या नहीं। मैंने एक खराब औरत के लिए अपनी रेखा को नजरअंदाज किया। मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। माफ कर दो। रेखा अब एकदम सुन बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन आंखों में आंसू भरे हुए थे। शायद अभी भी उसके दिल में सुरेश के लिए कोई जगह बाकी थी। वो पुरानी यादें, पुराने पल अभी भी उसके दिल में घर किए हुए थे। तुम ही बताओ सुरेश, मैं तुम्हें कैसे माफ करूं? मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा सिवाय तुम्हारे प्यार के, और तुमने मुझे सब कुछ देकर वही मुझसे छीन लिया। सुरेश के आंसू अब थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, रेखा, मुझे जो सजा देना चाहो दे दो। मैं हर सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन खुद को मुझसे दूर रखने की सजा मुझे मत दो। मेरी जान हमेशा से तुम में बसी हुई थी। पता नहीं मैं कैसे बहक गया। शायद तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर दो। और मेरे साथ चलो रेखा। मेरा घर तुम्हारे बिना सूना है। सुरेश के आंसू और उसके दिल का पछतावा देखकर रेखा का दिल पिघल गया। वो कुछ पल तक बस उसे देखती रही। फिर उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। धीरे से उसने कहा, चलो सुरेश, अब अपने घर चलते हैं, जहां हमने पहली बार सपने देखे थे। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं, एक नए सवेरा की चमक थी। रेखा ने उसके हाथों को थाम लिया और दोनों साथ चल पड़े। अब उनका मिट्टी का घर किसी महल से ज्यादा सुंदर लग रहा था। वो कच्ची दीवारें अब गवाह बन चुकी थीं एक नए आरंभ की, जहां दो टूटे दिल फिर से एक हो गए और जिनके प्यार ने साबित किया कि हर धन दौलत, हर शोहरत और हर गलती से बड़ा होता है माफ करने वाले का दिल। अगर आपको भी लगता है कि हर पति पत्नी को पैसों से ज्यादा अच्छे और सच्चे रिश्ते की जरूरत होती है, तो इस कहानी को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपका हर एक क्लिक हमें नई कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। और हाँ, एक हाइप भी करें। साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि हमारे दिल की बात आपके दिल तक पहुंच गई। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।